हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चल रही है। और जीएस की क्लास में आज जो हमारी क्लास है वो हमारी पॉलिटी की, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पहुंच चुके हैं, मूल अधिकारों पर पहुंच चुके हैं। मूल अधिकारों पर हमारी क्लासें चल रही हैं। शायद मूल अधिकारों पर ये हमारी तीसरी क्लास होने को जा रही है। और मूल अधिकारों में हम जो है अनुच्छेद 19 तक पहुंच चुके हैं। अनुच्छेद 19 में हम पढ़ चुके हैं कि 6 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी वो हमने अनुच्छेद 19 में देख लिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम अनुच्छेद 19 देख लिया था। आज हमारा जो है अगला अनुच्छेद 20। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 20 के। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ, सभी लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 20 हमारा कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमारा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहा गया है। और किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है, ठीक है। कि यहां पर देखिए अनुच्छेद 20 में ये है कि कोई भी अभियुक्त होगा, चाहे वो कोई भी हो, नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, वो सभी क्या होंगे उनके लिए ये व्यवस्था दी गई है कि चाहे नागरिक हो, चाहे मतलब भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, या कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, सभी को बराबर जो है ये अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 20 मिला हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मामला क्या है, ठीक है। तो पहले मामले में अगर हम देखेंगे, तो जैसे पहला मामला हम देखेंगे, इसमें कहा गया है पहले मामले में कि कोई जो है आपका पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ठीक है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन लिखी है, और इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ये क्या है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो भी अगर अपराधी, यानी कहने का मतलब वो अपराधी तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस बात के लिए कानून में ना दिया गया हो कि ये कार्य करना अपराध है। अगर वो जो कार्य कर रहा है और उस कार्य के संबंध में करने पर अगर कानून में उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो फिर वो अपराध नहीं होगा, ये सीधा सा कहा गया है, ठीक है। मान के चले हम कोई ऐसा काम कर दें और वो अपराध जो है, पुलिस मान के चले हमने कोई ऐसा काम किया कि पुलिस आके हमें गिरफ्तार करे कि आपने ये काम किया है जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, तब तक हमें वो अपराधी नहीं मान सकते, ये कहा गया है इस लाइन का। और ना ये भी हो सकता है कि जैसे मान के चले कि कोई व्यक्ति है आज अपराध कर रहा है, ठीक है, आज वो क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है, और हमारे पास कोई कानून नहीं है कि जो भी उसने आज काम किया, किसी भी काम के लिए आज उसने कोई काम किया और उसके लिए उसको एक अपराध माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक वो कानून में नहीं था, कानून में नहीं था कि कानून में नहीं है कि ऐसा काम करना अपराध है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया, तो क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि उस काम को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया कानून में, तो नहीं गिरफ्तारी होगी। दूसरा कि ठीक है नहीं रखा गया है, तो हम क्या करें कि जैसे इसने आज अपराध किया है, हम कोई कानून बनाएं और उस कानून को क्या करें, आज से 2 साल पहले से लागू कर दें। जैसे मान के चलिए कि कोई कानून है और ये हम उसको बना रहे हैं 2025 में बना रहे हैं, और किसी को अपराध की श्रेणी में शामिल करना है, तो 2025 के कानून को हम कह दें कि 2023 से लागू किया जाएगा, 23 से लागू किया जाएगा, ये नहीं हो सकता है,
ठीक है, कि अगर कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है तो उसके ये दो ही मतलब निकल के सामने आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और अगर कानून में वो अपराध नहीं घोषित किया गया है तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा, क्या पिछली डेट से लागू किया जा सकता है किसी अपराध वाले कानून को बनाकर और पिछली डेटों से लागू किया जा सकता है? बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या कहलाता है? अनुच्छेद 20 का बारे में जो पहला है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो लाइन कहता है, दूसरा लाइन है कि दोहरी क्षति नहीं। जो दूसरी लाइन है वो कहा गया है कि दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं, यानी दोहरी क्षति नहीं होगी। ये हमारा जो है इसमें कहा गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं का मतलब कि कोई एक बार अपराध के लिए, एक बार अपराध के लिए, एक बार अपराध के लिए सजा एक ही बार, सजा एक ही बार, ठीक है। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको जो है सजा दी गई, अब वो सजा भुगत के निकल के, मान के चलिए सजा भुगत चुका और फिर से वो आ गया, बाहर आ गया, मान के चलिए जेल में उसने सजा काटी और फिर बाहर निकल के गए, फिर क्या उसी अपराध के लिए उसको दोबारा जो है सजा दी जाएगी? बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यानी एक बार अगर अपराध है तो सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक है। एक अपराध के लिए बार बार सजा जो है नहीं दी जाएगी। ये कहा है हमारा अनुच्छेद 20 के सेकंड में कहा गया है कि दोहरी क्षति नहीं होगी, ठीक है। तीसरा है हमारा इसमें, तो समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं। जो तीसरा कहा गया है अनुच्छेद 20 में, तीसरा है कि स्व अभिशंसन, स्व अभिशंसन, स्व अभिशंसन नहीं, ठीक है। ये तीसरा है कि स्व अभिशंसन नहीं का मतलब ये है कि स्वयं किसी अपराध के लिए अगर कोई अभियुक्त है तो उसको अपना अपराध मानने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपना अपराध स्वयं कबूल करे, ठीक है। कि जो है कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उससे पुलिस गिरफ्तार करे और उससे कहे कि भाई तुम खुद ही जो है स्वीकार कर लो कि ये मैंने किया है, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, यानी स्वयं उसको बाध्य नहीं किया जा सकता स्वयं के अपराधी होने के लिए, ठीक है। ये कहा गया है स्वयं अभिशंसन नहीं। ये अनुच्छेद 20 के तीसरी लाइन में कहा गया है कि आप स्वयं के लिए अपने आप को अपराधी मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आप स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने अपराध किया है तो ठीक है, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ जो है आप कबूल करें, जबरदस्ती कबूल करें या अपने खिलाफ सभी साक्ष्य पेश करें कि भाई मैंने अपराध किया है, तो ये करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये रहे हमारे अनुच्छेद 20 में कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये रहा हमारा संरक्षण। और एक की पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा अनुच्छेद 20 के बारे में कि आपातकाल के दौरान भी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, या हम कह सकते हैं आपका आपातकाल ही कहें कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय क्या, जो आपके 3 प्रकार के आपातकाल हैं, यानी हम कह सकते हैं आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जाता, इसको स्थगित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपातकाल भी होगा तब भी ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार हमेशा बने रहेंगे, आपातकाल के समय भी बने रहेंगे। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा की पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। आइए तो बच्चों वीडियो आपको कैसे लगी, क्लास आपको अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आप लोग थोड़ा सा शेयर कम कर रहे हैं इस समय, लाइक भी थोड़ा सा कम ही कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं अगला आर्टिकल देखेंगे। तो अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारा कहता है आर्टिकल 21 कहता है, यानी अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में। इसका मतलब ये है कि भाई किसी व्यक्ति के प्राण तभी लिए जाएंगे जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार ही अगर वो चीजें होंगी। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है और उसने कहीं जो है हत्या की है, तो हत्या के लिए देखिए सजा का प्रावधान क्या है कि आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो फांसी की सजा दी जा रही है तो वो विधि के अनुसार ही दी जा रही है कि आपने अपराध किया और अपराध के करने के कारण आपको सजा दी गई, और सजा क्या दी गई कि आपके प्राण लिए जाएंगे और आपकी दैहिक स्वतंत्रता। हो सकता है कि जैसा ऐसा कोई आपने अपराध किया जहां उम्र कैद की सजा हो जाए कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता छीन ली गई और आपको जेल में काल कोठरी में बंद कर दिया गया। तो वो कैसे होगा? वो विधि के अनुसार होगा कि विधि में आप था ऐसा कि आप ऐसा काम करेंगे तो ये सजा आपको मिलेगी, इसीलिए आपको प्राण जो है एवं दैहिक स्वतंत्रता आपसे छीनी जाएगी, अन्यथा नहीं छीनी जाएगी। ये आपका अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है व्याख्या की है, कई छोटी छोटी व्याख्याएं की हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो आपके अधिकार दिए गए हैं उन सब के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे पहला इसमें देखेंगे, इसमें है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब यह है कि अगर आप कोई अपनी चीजें गोपनीय रखना चाहते हैं, निजी रखना चाहते हैं, तो वो रह सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा हम देखें तो इसमें हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य का अधिकार। दूसरा हमारा इसमें शामिल है स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार ये हमारा शामिल है। तीसरा इसमें देखेंगे तो तीसरा हमारा शामिल है, इसमें जो है सूचना का अधिकार शामिल है। ठीक है, इसमें हमारा क्या शामिल है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये भी हमारा इसमें शामिल है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप ये समझिए कि इसमें जो है बहुत सारे हैं। हम एक तरफ से सब चीजें नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ जो आपके लिए काम का है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमसे जो है यहाँ पर मैं आपके सामने बता रहा हूं। ठीक है, जैसे इसी में शामिल है विदेश यात्रा करने का अधिकार। विदेश यात्रा करने का अधिकार। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्या है? जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार ये आपको अनुच्छेद 21 देता है। और क्या देता है? त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार ये हमारा मिलता है। ठीक है,
तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जैसे निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी ना लगाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए आपने कोई अपराध किया है और पुलिस आए आपको गिरफ्तार करने, तो आपको ये भी अधिकार है कि वो हथकड़ी ना लगाए। ठीक है, इसका भी अधिकार आपको मिल सकता है कि भाई हम भाग नहीं रहे, हम चल रहे हैं आपके साथ, तो आपको हथकड़ी लगाने की क्या हो सकता है, तो हथकड़ी ना लगाने का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसी अनुच्छेद 21 का ही एक सब पार्ट बनाया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, और वीडियो लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप और फेसबुक में हर जगह शेयर करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा जो अगला आर्टिकल है, जो इसी का सब पार्ट बनाया गया है, वो हमारा क्या है। ठीक है, तो अगला है हमारा शिक्षा का अधिकार। 21 का जो ए है उसमें क्या है हमारा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो 21 का ए है वो उसमें क्या शामिल है, हमारा शिक्षा का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो यहां कहा गया है अनुच्छेद 21 के काम में घोषणा की गई है। ठीक है, कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, व्यवस्था करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में यानी 21 के में कहा गया है कि क्या कहा गया कि राज्य की क्या कर्तव्य है, राज्य कर्तव्य नहीं, ये राज्य क्या कहने, राज्य को कहा गया, आदेश दिया गया है इसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी राज्य को इसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पहले ये आपका डीपीएसपी में शामिल था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है। और कब बनाया गया है, जरा कमेंट करें सभी लोग तेजी के साथ कि शिक्षा के अधिकार को कब जो है किस संविधान संशोधन के तहत इसको जो है मूल अधिकार बनाया गया है। तो ये व्यवस्था जो है 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान, याद रखिए बच्चों 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, ठीक है, 2002 के माध्यम से मूल अधिकार बन गया। ठीक, याद रखिएगा 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने इसको क्या कर दिया, मूल अधिकार बना दिया। पहले ये कहां शामिल होता था, तो ये शामिल होता था आपका डीपीएसपी में, यानी अनुच्छेद 45 के तहत शामिल था, लेकिन अब इसको हमने क्या कर दिया, निर्देश यानी डीपीएसपी से यानी नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर इसको कहां कर दिया, मूल अधिकार में शामिल कर दिया। और ये मूल अधिकार अब हमारा बन गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा या उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमने इसको जोड़ा है, मूल अधिकार बना दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये की पॉइंट। ठीक है, और इसी के तहत यानी इसी अधिनियम को जो है लागू करने के लिए हमारे एक एक्ट आता है, आरटी एक्ट 2009। ठीक है, यानी आरटीई सभी लोगों से मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में सभी जो है आरटीई का फुल फॉर्म जो है टाइप करें, यानी कमेंट में सभी मुझे बताएंगे कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताएंगे इसका फुल फॉर्म। तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क
एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और यह अधिनियम कब का है? तो यह अधिनियम है आपका 2009 का, जिसे हम आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं। ठीक है, एक आपका आरटीआई है, तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सूचना का अधिकार है। और सूचना का अधिकार देखिए हमें अनुच्छेद जो है 21 के तहत हमने देखा था। ठीक है, यहाँ आरटीई है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सभी लोग आरटीई का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 21 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर किया करिए। सबसे ज्यादा जो है आप इसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर आप लोग कम ही करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम थोड़ा सा जो है ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ जो है महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको देखिए डेली जो है कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा अच्छा मटेरियल मिले, तो आप जो है इसे शेयर करिएगा। ठीक है, आइए तो अनुच्छेद, अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। ठीक है, और इसके बारे में हम समझते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है। मैं कुछ मामले आपको समझाता हूं इसमें। तो जैसे निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण देखते हैं, तो गिरफ्तारी संरक्षण मामले ये हैं कि अगर मान के चलिए, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, पहला पॉइंट जैसे हम देखेंगे कि पहला भाग अगर हम देखें तो गिरफ्तारी वाला हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, कि गिरफ्तारी से संरक्षण में हमको क्या क्या मिलता है। तो पहला पॉइंट हम अगर इसमें देखें तो जैसे मान के चलिए कि पुलिस हमको गिरफ्तार करने आ रही है, तो गिरफ्तार करने के जो आधार पर हमें सूचना देने का अधिकार। ठीक है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण जानने का अधिकार। तो गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार ये हमारा है कि भाई मान के चलिए पुलिस आए तो हम पूछ सकते हैं कि भाई, जिसे आप कहते हैं वारंट। ठीक है, वारंट लेके आओ, कई मूवी में आपने डायलॉग देखा होगा। तो वारंट, वारंट मतलब यही है कि भाई गिरफ्तारी का कारण तो बताओ, अगर आपने हमको गिरफ्तार कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये तो बताओ क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हो गया पहला। ठीक, दूसरा है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार। दूसरा हमारा क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार। कि ठीक है भाई, हमने कारण जान लिया कि ठीक है हमने ये काम किया, ये अपराध किया, आपने हमको गिरफ्तार किया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हमें 24 घंटे के अंदर वो कहां पेश करेगी, वो हमें कोर्ट में पेश करेगी, यानी मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करेगी। और कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, यात्रा के समय को छोड़कर। ठीक है, यात्रा के समय को छोड़कर, यात्रा के समय को छोड़कर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यात्रा के समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार मिलता है। ठीक है, तीसरा इसमें देखेंगे कि और हमें क्या अधिकार मिलता है गिरफ्तारी के अंतर्गत। तो तीसरा हमें अधिकार मिलता है अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार। भाई अब मान के चलिए आपने हमें गिरफ्तार कर लिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया, तो मजिस्ट्रेट के सामने अब जो है भाई बहस के हम भी अपनी बात रखेंगे, तो हमें क्या होगा, अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार। बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि अपना मनपसंद,
अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार। ठीक है, अपने बचाव पक्ष के लिए भी हमें जो है मौका दिया जाएगा, हम अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं। तो वकील करने का अधिकार ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमें जो है अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण में हमें कितने अधिकार मिलते हैं? तो हमें 3 अधिकार मिले हैं। पहला है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, दूसरा है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार यात्रा के समय को छोड़कर, और तीसरा है अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा कि निरोध के बारे में क्या है कि ठीक है ये कैसा है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये आशंका के आधार पर गिरफ्तारी हो जा सकती है, यहां बिना वारंट के भी, लेकिन कैसे? आशंका के आधार पर। ठीक है, कि मान के चलिए आप कोई एक प्रसिद्ध नेता है या प्रसिद्ध लीडर है, कुछ भी आप हैं, और ये माना जा रहा है कि अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी वजह से दंगा भड़क जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये जो गिरफ्तारी होती है ये होती है आपकी 2 माह की। कितनी गिरफ्तारी होगी? 2 माह की गिरफ्तारी होगी। और 2 माह की गिरफ्तारी में अगर अधिक करना है और अधिक बढ़ाना है तो एक हमें क्या करना पड़ेगा? कमेटी बनाना पड़ेगा। एक कमेटी यानी एक समिति तय करेगी कि इस व्यक्ति को और कितने दिन तक गिरफ्तार करना है, तो एक समिति बनानी पड़ेगी। उस समिति के निर्णय के आधार पर फिर आगे जो है गिरफ्तारी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होगी, याद रखिएगा, पर गिरफ्तार किया जाता है या उन्हीं के घर पे उनको नजरबंद कर दिया जाता है, या उनको वहां से लेके सरकार जो है किसी सेफ जगह पे रखती है कि जहां से, यहाँ पर कहने का मतलब उस एरिया में, जिस एरिया में उनको जाना था या कुछ ऐसा होना था कि दंगे हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, प्रशासन में गड़बड़ी आ सकती है, तो उनको नजरबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक बार में गिरफ्तारी 2 माह की होगी, और इससे आगे अगर बढ़ाना है तो फिर एक समिति बनानी पड़ेगी, और उस समिति में हाई कोर्ट के जज होंगे, फिर कई सदस्य होंगे, फिर वो कमेटी जो है पैनल तय करेगा कि ये गिरफ्तारी को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो नोट कर लीजिएगा, ये रहा हमारा अनुच्छेद 22। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आइए, तो बच्चों क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जो है शेयर किया करिए थोड़ा सा। आइए आगे देखते हैं, और रिवीजन भी करते चलिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। जैसे हमने देखा था कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये हमारा था। ठीक है, अब जो हमारा अगला कहने का मतलब जो मूल अधिकार है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और कल की क्लास में हम लगभग जो है मूल अधिकारों को समाप्त कर लेंगे। हमारे पास शोषण का अधिकार बच रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अंतिम फिर हमारा हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल अधिकार हमारे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। पर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य जो है दिक्कत कर रहा है, और कल की क्लास में हम मूल अधिकार खत्म कर लेंगे। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और जो बच्चे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और आज जो पहली बार क्लास ले रहे हो तो पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो पढ़ते चलिएगा। चलिए, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।